ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके ऊर्जा आइगेन मान आ रहे हैं उनको आप बोलते हैं आइगेन मान, जो ऊर्जा आइगेन मान है। ठीक है, और जो साई 1 साई 2 साई 3 है उसको क्या बोलते हैं, आइगेन फलन। ठीक है, आइगेन फलन और आइगेन मान। अब देखिए आइगेन फलन जो है साई 1 साई 2 साई 3 सभी हैं, तो इसमें से कुछ आइगेन फलन सम फलन है और कुछ विषम फलन है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं आइगेन फलन, आइगेन फलन जो आपने ये लिखा है ना साई एन एक्स, साई एन एक्स एक तो आया था आपका √1/a cos n पाई x अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखा था, n के विषम मान। ठीक है, एक आइगेन फलन तो ये था और दूसरा आइगेन फलन क्या था, साई x इज इक्वल टू √1/a और साइन n पाई x अपॉन 2a। ठीक है, तो एक आइगेन फलन ये था, दूसरा वो था। ये x के n के कैसे मान थे, इसमें सम मान थे 2 4 6। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप साई -x रखते हैं तो कितना आएगा, साई -x मतलब cos -x, तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा साई x। ठीक है, और यहाँ पर आप साई -x रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साई x। ठीक है, तो ये वाला आइगेन फलन कैसा होगा, ये सममित आइगेन फलन है। और ये वाला आइगेन फलन असममित आइगेन फलन है। जैसे अब क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया ना कि एक बिंदीय अनंत विभव कूप में कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करते हुए सममित व असममित आइगेन फलन ज्ञात कीजिए, तो आप वहां पे कहेंगे कि मैडम ने तो अलग अलग निकलवाए थे, सममित असममित तो हमें बताया ही नहीं, तो ये ही सममित असममित फलन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एक बिंदीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण। एक बिंदीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण, ये नीचे का बात कर लो तुम, काय को लिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है एक बिंदीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण। देखिए जो वर्ग विभव कूप था, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि वर्ग विभव कूप करना है कि नहीं करना, वो वैसे जो हटाया हुआ है उसमें क्लियर तो नहीं लिखा हुआ कि वर्ग विभव कूप, बट इतना लिखा हुआ है कि स्पेशल केस वाले हटा दिए हैं। स्पेशल केस कौन कौन से होंगे, जैसे आयताकार और वर्ग वाला। ठीक है, वैसे उसमें है कुछ नहीं, यदि आपने आयताकार पढ़ा हुआ है तो वर्ग वाला भी आप समझ सकते हैं। उसमें वर्ग वाला जो है वो कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो जब मैं ये पढ़ा दूं तो आपके नोट्स में तो है ही वो। ठीक है, उसको पढ़ लेना, जब ये पढ़ा दूं तो कुछ कुछ ऐसा ही है वो डेरिवेशन। और यदि नहीं आता है कोई समझ में तो मैं वर्ग वाला भी आप एक बार करवा दूंगी। ठीक है, वो ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा इजी रहेगा वो। अब मिटा दूं, तो
एक बिंदु परिमित गहराई वर्ड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो विभव कूप कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से गहराई में बनाना है। तो -a से a, जैसे आपने अभी ऊपर बनाया था उसी को आप नीचे बना दो। इस तरीके से -v0। तो ये हो गया परिमित गहराई का विभव कूप। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इसकी बाउंड्रीज हमने ली है वही सममित वाली, -a से इसको -v0 है ये, ठीक है। नीचे आ रहा है ना, ये आप ऊपर बनाते हैं तो उसको प्लस का v0 लिखते हैं, यहाँ पर पूरे में -v0 है। और x = 0 है यहाँ पर। x = 0 के सापेक्ष ये कैसा है, वैसे तो सममित ही है -a और +a, क्योंकि आप x -a/2 पर विभव लेंगे तो भी -v0 है और a/2 पर लेंगे तो भी -v0 है। तो आप ऐसा लिख लीजिए v - x इसके बराबर है vx के। जब ये स्थिति आ जाती है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है ना। यदि माइनस आता है तो वो असममित आ जाता है और नहीं आ रहा है तो वो सममित है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रही होगी। तो लिखा है सर्कल में क्यों नहीं होता, क्या चीज सर्कल में लेनी है। देखिए इस तरीके से ये विभव कूप हो गया। अब विभव कूप का मतलब समझो कि वो उसमें बनाएंगे ना। बच्चा इसकी बोल रहा है कि इसको हम गोल क्यों नहीं लेते, ऐसे 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 पूछ रहा है। अच्छा इसको ऐसे गोल लेंगे ना तो आपकी, जैसे अब मैंने ये बना दिया विभव कूप, ये भी तो एक गोल। कूप का मतलब वही होता है जो कुआं टाइप, ठीक है, समझने के लिए। अब इसको मैं ऐसा बना देती हूँ। बात तो सही है कि ऐसा भी ले सकते हैं, पर देखो यहाँ पर आप इसकी एक निश्चित स्थिति नहीं ले सकते, बाउंड्री नहीं बनेगी ना कोई, क्योंकि यहाँ पर तो मान लीजिए जैसे x = -a है और यहाँ पर x +a है, ठीक है। तो आप बाउंड्री नहीं ले पाएंगे, यहाँ की लें यहाँ की लें, इसकी कोई बाउंड्री नहीं बन रही ना, हल नहीं कर पाएंगे आप इसको। आवाज खराब आ रही है, थोड़ा जग जाओ, तुम नींद में इसलिए खराब आ रही होगी। तो va - x = vx, ठीक है। तो अब आपने ये विभव कूप ले लिया, कूप मतलब नीचे ले लिया और ऊपर गहराई का लेना है इसलिए नीचे ले लिया समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो कणिक जो है, अब यहाँ पर जो विभव का मान है इनफाइनाइट नहीं है। कितना है विभव का मान, माइनस का v0 है, एक परिमित मान है विभव का, इनफाइनाइट नहीं है। तो कण जो है बाहर जा सकता है। अभी तक आपने जैसे ये पढ़ा था पहला वाला, उसमें आपने विभव को यहाँ पर बाउंड्रीज में कितना लिया था, इनफाइनाइट लिया था। इस कारण कण जो है इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ हद तक वो पार कर सकता है, क्योंकि विभव का मान कैसा है, परिमित मान है, अनंत ना होकर के कैसा है, परिमित मान है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में तो आपने एक ही रीजन लिया था, क्योंकि कण जो है सिर्फ इसके बॉक्स के अंदर ही था, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक क्षेत्र में श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी थी। अब कण जो है बाहर भी हो सकता है, जब बाहर होगा तो कण के संगत उसका तरंग फलन भी होगा। तो इसमें फिर से आपके 3 रीजन बन रहे हैं, ये पहला, सेकंड और ये थर्ड। अब इन 3 रीजन में कण हो सकता है, ठीक है। तो वो कण जो है उसके लिए फर्स्ट में कैसा होगा, विभव का मान 0 है, सेकंड में -v0 है और थर्ड में फिर से कैसा है, विभव का मान 0 है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कण कैसे गति करेगा, मुक्त अवस्था में, और इसके अंदर कैसे गति करेगा, एक परिबद्ध अवस्था में, ठीक है। हम वही पढ़ रहे हैं, परिबद्ध अवस्था सीमाएं, परिबद्ध अवस्था सीमाएं। तो देखिए यहाँ पर कण कैसा होगा, परिबद्ध, क्योंकि उस पर एक v0 का विभव लगा हुआ है। यहाँ पर कोई विभव नहीं है, कण मुक्त अवस्था में गति करेगा, और यहाँ पर भी कोई विभव नहीं है, कण मुक्त अवस्था में गति करेगा, ठीक है। तो अब हम तीनों अलग अलग रीजन के लिए क्या लिखेंगे, श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखेंगे।
माना, अभी टाइम है ना, माना m द्रव्यमान का कण परिमित गहराई के विभव कूप में परिबद्ध अवस्था में गति करता है। परिबद्ध अवस्था में गति करता है। तो परिबद्ध अवस्था में गति करने के लिए उसके पास 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्रों के लिए आपको क्या लिखना है? स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। ठीक है, तो क्षेत्र फर्स्ट में Vx कितना है? 0 है। क्षेत्र सेकंड में Vx कितना है? माइनस का V0 है। क्षेत्र थर्ड में फिर से क्या है? Vx इजिकल टू 0 है। ठीक है, तो Vx इजिकल टू 0 कौन कौन से रीजन में है? x लेस देन इक्वल माइनस ए पर। ठीक है, लेस देन इक्वल आना चाहिए। अच्छा, हाँ, बाउंड्री पे तो विभव का मान माइनस V0 है ना, और यहाँ पर माइनस ए से ए के बीच में कैसा है? V0 है, और x ग्रेटर देन प्लस ए पर फिर से क्या है? Vx। तो ये चीज तो मैं आपको कई बार बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि इससे लेस देन में Vx 0 है, माइनस ए से ए के बीच में माइनस V0 है, और ग्रेटर देन ए के लिए Vx 0 है। ठीक है, अब हमने ये माना कि देखिए यहाँ पर जो कण है वो परिबद्ध अवस्था में गति कर रहा है, मतलब जिस पर विभव कितना है? माइनस V0 है। तो कण की ऊर्जा भी हम इसी फॉर्म में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कण जो है यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तीनों क्षेत्र में होकर जाएगा। तो चूंकि कण परिबद्ध अवस्था में गति करता है, और परिबद्ध अवस्था है Vx इजिकल टू माइनस V0 में गति करता है, तथा कण की ऊर्जा हमने मान ली, कण की ऊर्जा E इक्वल्स टू ले ली हमने माइनस ऑफ E मॉड। ठीक है, तो तीनों क्षेत्रों में कण की गति के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब मैं इस चीज को ना, आप वर्ग विभव कूप से क्यों रिलेट कर रही थी वो भी सुन लो, क्योंकि वर्ग विभव कूप में सेम इसी तरीके से लिया जाता है जैसे ये है, उसमें आप ये लिया था 0 से a के बीच में, और यहाँ पर विभव था माइनस V0। ठीक है, उसमें इसीलिए मैं रिलेट कर रही थी वर्ग विभव कूप से, क्योंकि वहां पर आपने जो वर्ग विभव कूप लिया था वो भी एक्स अक्ष के नीचे था, और उसमें विभव का मान माइनस V0 था। ठीक है, इस तरीके से इसमें माइनस V0 था अंदर, बट ये कैसा था? असममित है, असममित है, ये असममित हो गया, क्योंकि x इजिकल टू 0 इधर ग्राफ है लेकिन इधर नहीं है, तो ये कैसा हो गया? x इजिकल टू 0 के सापेक्ष असममित, और ये x इजिकल टू 0 के सापेक्ष सममित विभव कूप है। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लेना वर्ग विभव कूप, नहीं तो मैं इसको एक दिन थोड़ी देर में आपको बता दूंगी बाई चांस, क्योंकि थर्ड यूनिट में तो ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि आता है वर्ग विभव कूप थर्ड यूनिट में है। ठीक है, और थर्ड यूनिट में जो डिलीट किए हुए हैं वहां पर वर्ग विभव कूप लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको करवा ही दूंगी तुम्हें। कण की गति के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तो आप सबसे पहले किस में लिखेंगे? क्षेत्र फर्स्ट में लिखेंगे। क्षेत्र फर्स्ट में आपको Vx का मान कितना लेना है? 0, और वो आसान है कि आप कैसे लिखेंगे? अब देखिए 50 बार आप लिख चुके हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ d साई फर्स्ट x बाई dx स्क्वायर प्लस 2me बाई h0 स्क्वायर साई फर्स्ट x dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, v इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि v का मान 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो गई, और सेकंड में कितनी हो जाएगी? d2 साई सेकंड
बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपने ई को माइनस ऑफ मॉड ई लिखा है ना, तो इसको भी आप कितना लिखेंगे, बस यही अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m बाई एच नॉट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वी नॉट कैसा है, माइनस का वी नॉट है, एक सेकेंड रुको, माइनस वी नॉट, एक स्टेप में बढ़ा ही दूं क्या, कंफ्यूजन ना हो तो मैं बस देखो ऐसे होती है माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 साई सेकेंड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है vx, और vx का वैल्यू कितना है माइनस का v नॉट, तो माइनस का v नॉट साई सेकेंड x इक्वल्स टू कितना होता है e साई x। ये होती है ना समीकरण आपकी, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस vx साई x इक्वल्स टू e साई x। अब e कितना है माइनस ऑफ e मॉड, माइनस ऑफ ई मॉड लिख लिया, यहाँ पर भी साई सेकेंड लिखूं। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका हम पूरे में डिवाइड करते हैं, तो कितना आना चाहिए d2 साई सेकेंड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म इधर जाएगी तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2m मॉड ई बाई एच नॉट स्क्वायर इधर आएगा तो फिर से माइनस का, ये तो सही है। सेकेंड देखो इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2m वी नॉट बाई एच नॉट स्क्वायर आएगा, 2m वी नॉट वो भी प्लस का ही रहेगा, तो ये प्लस का आना चाहिए, ठीक है। यहां से देख लेना, इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसी को मैंने अरेंज किया है, ठीक है। d2 साई सेकेंड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर, यहाँ पर साई सेकेंड भी आएगा, ठीक है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, ऊपर के कमेंट्स तो दिखाई नहीं दे रहे इसमें। अच्छा ठीक है चलो, तो देखो यहाँ पर इसको तो आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, विभव जो लिखे हैं, उसके बाद ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब हमें कौन से रीजन में लिखनी है, रीजन थर्ड में लिखनी है। तो रीजन थर्ड में फिर से क्या है, vx का वैल्यू 0 है, तो सेम आएगी फिर तो, है ना, सेम ही आएगी। साई फर्स्ट की जगह पर क्या लिखना है, सिर्फ साई थर्ड लिखना है। d2 साई थर्ड x बाई डी एक्स स्क्वायर 2m मॉड e बाई एच नॉट स्क्वायर साई थर्ड x, ठीक है। इसमें भी v का वैल्यू 0 है, तो कहीं पर आपको v नहीं लिखना है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो थर्ड हो गई और ये हो गई आपकी फोर्थ। अब कल क्या करेंगे, हम इन समीकरणों का हल लिखेंगे, इतना लिख लो आज के लिए, ठीक है। तो इसको फिर से क्या मानेंगे, के स्क्वायर, इसको आप के डैश या अल्फा मान सकते हैं, अल्फा मान लेंगे तो फिर हल आ जाएंगे फिर से डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो सेम तरीके से हल करना है फिर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।